वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आइए मैं आज आपको यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में बताता हूं। जो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक था। आज सेकंड टॉपिक है जो आपका है वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, देखिए नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेन के इंडो मीन्स अंदर, मेम्ब्रेन्स मीन्स हो गया आपका बाहर वाली दीवार, या डायरेक्टली बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ मौजूद है और जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जो झिल्ली से घिरा हुआ है, जो प्लाज्मा कला से घिरा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बेसिकली हमको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सारे सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी रहती है जो हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं। इसे समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक रफली प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, जबकि जूलॉजी में तो स्पेशली हम लोग को एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना होता है, लेकिन मैं जिक्र कर दे रहा हूँ प्लांट सेल का, जिसमें सारी की सारी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहली चीज़ मुझे ये समझनी है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं पढ़ा रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बता रहा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन हमारा मौजूद होता है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में पहले ही बताया गया है कि ये लिपिड प्रोटीन लिपिड से मिलकर के बना होता है। अब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स सारे के सारे सब के सब लाइपोप्रोटीन के बने हुए हैं। लाइपोप्रोटीन का मतलब है वही प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से मिलके बने हैं, लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन। और यहां पर भी हमारा क्या था, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। तो हमें बात करनी है इंडो मेम्ब्रेन। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी हमें करनी है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। जैसे कहने का मतलब सेंटर में जो हमारा बीचों बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जब आप स्टेन करते हैं तो जो हाईली डार्क कलर पकड़ता है, हाईली डार्क कलर जो पकड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी जब भी आप कभी अपने प्लांट सेल्स को या एनिमल सेल्स को स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, तो जो सबसे डार्क कलर पकड़ेगा वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो बाउंड्री वॉल होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे आगे के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर रिबन लाइक या फीते जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखती है, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री वॉल है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके चारों तरफ जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जैसा स्ट्रक्चर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से का होता है, उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भी मौजूद है, या हो सकता है बीच में साइटोप्लाज्म में मौजूद रहे। उसे हम लोग बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसे बोला जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देन साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं पर, जैसे बोला जाता था, सूज लाइक स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल्स में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और जगह जगह पर वैकेंट स्पेस दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं वैक्यूल। तो ये जो नाम लिखे गए हैं ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के लिखे गए हैं। सेल ऑर्गेनेल्स दैट मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, उसका जिक्र यहां पे किया गया है। एक और नाम मेंशन कर रहा हूं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या साइटोप्लाज्म में, इस फ्लूइड में फ्रीली अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक मौजूद रहेंगे, तैरते रहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं
राइबोसोम। राइबोसोम होते दो प्रकार के हैं, लेकिन जब राइबोसोम बताया जाएगा तब उसके बारे में डिस्कस होगा कि ये 70S है कि 80S है। फिलहाल अपने नॉलेज के लिए बस ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट में दोनों होते हैं, 70S भी और 80S भी। अब ये जितने सेल ऑर्गेनेल्स लगे हुए हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स किसी न किसी मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। जिस मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। अब क्योंकि वो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे नाम में इंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। इंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन तो था ही, उसके अंदर और भी मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं जो इन सेल ऑर्गेनेल्स को कवर किए हुए हैं या इनकी आउटर बाउंड्री वॉल को बनाए हुए हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर इसकी समरी मैं बताऊं तो हम लोग जितने भी ऑर्गेनेल्स लिखे हैं इस चैप्टर के अंदर उसकी स्टडी करवाई जाएगी या स्टडी की जाएगी, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो, चाहे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की हो, चाहे वैक्यूल की हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो। यानी साइटोलॉजी का मतलब ही यही होता है। साइटोलॉजी का मतलब यही होता है द स्टडी ऑफ सेल। तो जब स्टडी ऑफ सेल का मतलब ये थोड़े है कि केवल मैं सेल के बाहर का स्ट्रक्चर स्टडी कर ले जाऊं और मेरा काम हो गया, यानी मैंने साइटोलॉजी रीड कर ली। मेरा मेन काम यह है कि मैं सेल के बाहर का भी स्ट्रक्चर स्टडी करूं, एज वेल एज अंदर के भी स्ट्रक्चर को मैं स्टडी करूं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानूं, उसके कंपोजिशन के बारे में जानूं, एज वेल एज उसके फंक्शन के बारे में जानूं। ये है हमारा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए आज डिस्कस किया जाए। है तो थोड़ा बड़ा चैप्टर, लेकिन एक एक करके एक एक ऑर्गेनेल्स को लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताना चाहता हूं आपको। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स, जो एनिमल्स में भी मौजूद है, इवन प्लांट में भी मौजूद है, दोनों जगह मौजूद है। और इसकी लोकेशन मैक्सिमम न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। जो न्यूक्लियस हमारा केंद्रक है उसके चारों ओर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद रहता है, उसी के बाउंड्री से ये घिरा हुआ होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक अलग स्ट्रक्चर करके इसको दिखा रहा हूं। अगर ये मेरा बीचों बीच न्यूक्लियोलस है और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मौजूद है यहां पर, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर बाउंड्री वॉल से, ये इनर वाली हो गई और ये बाहर आउटर, या और इसको क्लियर करूं तो कुछ ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, जो इसके आउटर बाउंड्री वॉल से अटैच है, रिबन लाइक, इसी को बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका मेन जो वर्क है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। फ्रेमवर्क कहने का मतलब इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कराने का काम करता है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात की जाए, बाद में आते हैं फंक्शन पे। डिस्कवरी, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका सबसे पहले K.R. पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा और ये बताया कि किसी भी सेल में जो सबसे बड़ा इंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल मौजूद होता है, या सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जो मौजूद होता है, वो है हमारा ER। ER मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात, सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल अगर है किसी भी सेल में तो वो है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्कवर्ड बाय K.R. पोर्टर। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसकी लोकेशन या इसकी पोजीशन जो बताई जाती है, वो फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस की जो आउटर बाउंड्री है, बाहर वाली बाउंड्री है, उससे अटैच होता है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब अगर इसकी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इंडोप्लाज्मिक शॉर्टकट में ER लिख रहा हूं, रेटिकुलम
का जो फॉर्मेशन होता है 3 चीजों से मिलकर के होता है। फर्स्ट को बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी अभी नाम में क्लियर कर दूंगा डायग्राम में। सेकंड को बोला जाता है ट्यूब्यूल्स और तीसरे को बोला जाता है वेसाइकल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन जो है यही 3 चीजों से है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। अब ये सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल होते कैसे हैं इसको देखिए। इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जो माइक्रोस्कोप में देखा गया हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो देखा यह गया कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, रिबन की तरह इस तरीके से स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है, इस तरीके से, जिसको रिबन लाइक मैंने बताया। इसका नाम दिया गया सिस्टर्नी। ये जो स्ट्रक्चर है जो कि रिबन की तरह यहां दिख रहा था, इस तरीके से अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखने पे हमको दिखाई देता है, जिसका नाम दिया गया सिस्टर्नी। सेकंड नाम आता है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल ये जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो वहां पे मुझे दिखाई देता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, ब्रांच और अनब्रांच। इसका नाम दिया गया ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, इसका नाम दिया गया सिस्टर्नी। 2 नाम क्लियर हुए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीजों से मिलकर बना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल। सिस्टर्नी जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, रिबन की तरह स्ट्रक्चर है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, फ्लैटेंड चपटा रिबन की तरह, जिसकी संख्या में भी 4 से 11 हो सकती है या किसी किसी में 17 तक पहुंच सकती है। ये सिस्टर्नी है। ये ट्यूब्यूल जो ट्यूब की तरह होती है, ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, इसे ट्यूब्यूल बोला जाता है। एंड कुछ स्ट्रक्चर जो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से बाहर की ओर रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेके किसी चीज को स्टोर करते हुए, इसको हम लोग बोलते हैं वेसाइकल। ये है हमारा वेसाइकल्स। फिर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सबसे पहले के.आर. पोर्टर ने डिस्कवर किया और बताया कि यह कोशिका का या सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। फिर इसकी पोजीशन न्यूक्लियस के चारों ओर उसके आउटर बाउंड्री वॉल से ये जुड़ा हुआ होता है, फीते की तरह, रिबन की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, जिस 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकंड इज ट्यूब्यूल, थर्ड इज वेसाइकल। सिस्टर्नी जिसकी संख्या मिनिमम 4, मैक्सिमम 11, किसी किसी में 17 भी होता है। सिस्टर्नी जो कि एक फीते की तरह स्ट्रक्चर होगा और ये एक के ऊपर एक लगे होते हैं क्रम में, इसीलिए वो अपीयरेंस फीते की तरह आता है। सेकंड ट्यूब्यूल्स जो कि ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, वो इस सिस्टर्नी के इंटरनल सेक्शन में आपको दिख जाएगा, वो ट्यूब्यूल्स होते हैं। और जब ये किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराते हैं या सूचना को ट्रांसफर करते हैं या किसी भी चीज को ये निकालते हैं बाहर की ओर स्टोर करके, तो वो वेसाइकल के फॉर्म में थैली, छोटे छोटे थैली के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे वेसाइकल कहा जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, ये इस रूप में आया क्यों या क्यों इसको निकाल रहा है। तो कहने का मतलब जब हम लोगों को सेल पढ़ाया जाता है या बताया जाता है तो ये जरूर बताया जाता है कि सेल जो है वो हमारा ब्रेन, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमारा ब्रेन कहलाता है। यानी किसी भी सेल की पूरी एक्टिविटी या कह सकते हैं सेल के अंदर होने वाले सारे फंक्शन को अगर कोई रेगुलेट करता है तो वो करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही उसको रेगुलेट करता है। अब न्यूक्लियस किसी भी इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसफर करता है तो कभी भी वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बाहर की ओर या साइटोप्लाज्म की ओर नहीं भेजेगा। वो जब भी इंफॉर्मेशन भेजेगा तो वाया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर करेगा, ईआर के थ्रू ट्रांसफर करेगा। तो कहने का मतलब जब न्यूक्लियस
किसी भी सूचना को बाहर की ओर भेजने का काम करता है तो सबसे पहले अंदर मौजूद डीएनए या क्रोमोसोम उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी पर। अब यह सिस्टर्नी उस इंफॉर्मेशन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की ओर रिलीज करता है, वह साइकिल के रूप में। इसी वजह से कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे न्यूक्लियस से निकल करके बाहर की ओर साइटोप्लाज्म में आता है। इसको आगे आपके 3rd यूनिट में एक चैप्टर है प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो होता है वो हमारे ईआर की मदद से ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही मदद से होता है। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, थोड़ा इसको भी देखें। हमने बात की टाइप ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। इनका जो टाइप डिवाइड किया गया है वो टाइप डिवाइड किया गया है राइबोसोम के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर। अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ होगा या प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में ईआर, ध्यान रखिएगा ईआर। और जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अग्रैनुलर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए 2 नाम आ रहे हैं, एक ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर अगर कोई पार्टिकल चिपका नहीं है तो इसका सरफेस स्मूथ है, लेकिन अगर इसी पे मैं कोई पार्टिकल को इस तरीके से चिपका दूं तो ये इसका सरफेस जो है वो रफ हो जाता है। इसीलिए ग्रैनुलर, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है, यहां राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसका एक नाम और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कंपटीशन में या पेपर में इस नाम से रहता है, रेयर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम इसी तरीके से अग्रैनुलर क्योंकि यहां पे राइबोसोम अब्सेंट है, राइबोसोम अब्सेंट है, यहां मौजूद नहीं होते, इसलिए इसका दूसरा नाम चला जाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला जाता है सेर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का जो मेन वर्क है वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो रेयर है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी हमारे सेल के अंदर अगर प्रोटीन बनेगा तो कहां बनेगा वो हमारा बता रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्यों बनेगा? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है। जबकि अग्रैनुलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेंगे, ये करेंगे लिपिड की या स्टेरॉल की या फैट की सिंथेसिस को करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ग्रैनुलर और अग्रैनुलर, ये है हमारे राइबोसोम के प्रेजेंस और अब्सेंस पर।
ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैंने आपको बताया दो टाइप्स के हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इनके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जाएं कि ये केमिकल कंपोजिशन किससे किससे मिलकर के बने हुए हैं, तो पहली बात है जो हमारा मेन टॉपिक था जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें पहला ऑर्गेनेल्स मैं आपको बताने जा रहा था या जो बता रहा हूं वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। लाइपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड प्रोटीन, वही प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, इसीलिए तो इसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के अंदर लाया गया। सेकेंड चीज जो प्रीवियस में बोला हूं, तीन चीजों से मिलकर बना है, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स। दो टाइप्स के हैं, तो क्योंकि ये दो टाइप्स के हैं तो इनके फंक्शन भी दो अलग अलग ग्रुप में टूटे हैं, या दो अलग अलग ग्रुप में इसको हम लोग ने फंक्शन को भी डिवाइड किया है। रेयर के फंक्शन को अलग बोला गया है और शेर के फंक्शन को अलग डिस्क्राइब किया जाता है। कुछ जगह पे कॉमन डिस्कशन होता है, तो मैं स्पेशली इसके फंक्शन के ऊपर गौर करा रहा हूं आपको। देखिए, फर्स्ट मैंने शुरुआत में ही बोला है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल मौजूद हैं उसमें सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। पोजीशन या लोकेशन इसकी न्यूक्लियस के चारों ओर है, इसलिए जिसका पहला काम है ये सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क प्रोवाइड कराता है या सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। फर्स्ट वर्क, पहला वर्क जो है मेन इंपॉर्टेंट। सेकंड वर्क, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर मैं मसल्स के अंदर की बात करूं, जैसे सेल तो बहुत टाइप्स के होते हैं हमारे बॉडी में, मस्कुलर सेल्स हो गया, कार्डियक सेल्स हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हो गया, तो अगर मैं मसल्स की बात करूं तो मसल्स में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं वहां पे जनरली नाम तो हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लेते हैं, लेकिन जब मसल्स की बात आती है तो वहां पे नाम हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल, उसका नाम सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल। तो उनका एक वर्क वहां भी आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन केस ऑफ मसल्स स्टोर कैल्शियम आयन, और बाद में आपको पता भी चलेगा पढ़ते हुए, विदाउट कैल्शियम मसल्स मूवमेंट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सेल के अंदर अगर कहीं पर कैल्शियम स्टोर है तो वो है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लीजिए, या मसल्स के सेंस में मैंने आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, उसमें बोल लीजिए। थर्ड फंक्शन मैंने बोला था इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होता है और वो सिंथेसिस कराने वाला बैठा है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो जब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे बैठा है, या डायरेक्टली कहूं रेयर जो हमारा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो राइबोसोम को अपने सरफेस पे चिपकाए रखता है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस यही करेगा। रेयर वाला पार्ट ही हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। कुछ एग्जाम्पल मैं इसमें ले रहा हूं। अगर हमारी बॉडी की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की, तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनेल्स है जिसको नाम हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, इस नाम है इंसुलिन, जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंसुलिन को डिस्कवर किया और डीकोड किया। डीकोड करने का मतलब है उसने बताया था कि ये कैसे बना है, किस चीज का बना है। तो उन्होंने पहला टर्म लिया था, इट इज अ प्रोटीनियस इन नेचर। पहला हार्मोन जो पूरी तरीके से प्रोटीन का बना हुआ है वो था हमारा इंसुलिन। सिक्रीट कहां से हो रहा था? पैनक्रियास के बीटा सेल से, बीटा सेल से। अब क्योंकि बीटा सेल के अंदर एक ज्यादा मात्रा में या हायर मात्रा में इंसुलिन हार्मोन बन रहा है जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि रेयर की संख्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या अगर हमारे शरीर के किसी ऑर्गन में सबसे ज्यादा है तो वो पैनक्रियाज है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गन हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल पे बैठा है हमारा पैनक्रियाज। प्योरली प्रोटीनियस हार्मोन रिलीज कर रहा है इंसुलिन, उसमें रेयर की मात्रा ज्यादा होगी। हो सकता है शेर की मात्रा कुछ कम हो। इसमें शेर का भी देख लेते हैं।
शेर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और जब राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। तो बात आती है ये फंक्शन क्या करेंगे, ये करेंगे क्या? तो इनका मेन फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस करना, लिपिड की बायोजिनेसिस करना, स्टेरॉल की सिंथेसिस करना। हमारे बॉडी के लिए जिस प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, विटामिन जब जरूरी है तो लिपिड भी हमारे लिए जरूरी है। और उसमें से मैं एक लिपिड का नाम स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हमारे शरीर को है बिकॉज नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन, नंबर ऑफ बिहेवियर एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो मेंटेन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल आ कहां से रहा है? तो क्वेश्चन तो है कि हम खाते हैं, अपने डाइट में इसको शामिल करते हैं, चलिए ठीक बात है, डाइट में शामिल कर रहे हैं, लेकिन ना भी अगर पहुंच रहा है तो भी हमारी बॉडी इसको बनाती है। तो वो बनाने का काम हमारा कर रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। जब रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्लास 12th में आपको पढ़ाया गया होगा तो हम लोगों को ये एक चीज बताई जाती है कि पर्टिकुलर स्पर्म ही पर्टिकुलर ओवम को या एग को फ्यूज कर सकते हैं। दूसरे स्पीसीज का स्पर्म दूसरे स्पीसीज के एग को फ्यूज नहीं करेगा, फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो उसका रीजन ये है कि हम जब स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को हेड बनाने के बाद जब टेल रीजन बनाते हैं तो हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम दिया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये इस एक्रोसोम में एक एंजाइम मौजूद होता है जिस एंजाइम का नाम है लाइसीन एंजाइम। लाइसीन एंजाइम, ये एक्रोसोम में जो एंजाइम मौजूद है उस एंजाइम के पास पावर है कि वो एग के कॉर्टेक्स को या बाहर वाले लेयर को ब्रेक कर सके। अब ब्रेक करेगा तो ये आसानी से उसके अंदर चला जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा। तो शेर का काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो शेर का हमारा है वो ये है कि वो स्पर्म के हेड के ऊपर जो एक्रोसोम स्ट्रक्चर मौजूद है उसका फॉर्मेशन करता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से उसमें स्टोर करता है लाइसीन एंजाइम, और उस लाइसीन एंजाइम की मदद से किसी भी एग का बाहर वाला जो लेयर है, जो जिसको बोल सकते हैं कॉर्टेक्स लेयर है, इसको तोड़ करके ये न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा और टेल बाहर रह जाएगा। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए एक्रोसोम का होना जरूरी है और एक्रोसोम के लिए हमारे शेर का होना जरूरी है। कुछ सेल्स होते हैं जिसको स्पेशली एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं। एडिपोज टिश्यूज हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो जब वो स्टोर करने का काम कर रहे हैं तो उनके पास ये फैट आया कहाँ से? तो अगेन वही क्वेश्चन, हमारा डाइट में वो शामिल है, डाइट में अगर नहीं शामिल है तो भी हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग शेर बोल रहे हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो लगातार उस चीज को वहां पर डिपॉजिट करता जाएगा। तो ये कुछ मेन फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें पहला मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। सेकंड मैंने आपको बोला अगर हम मसल्स की बात करें, इवन अदर सेल्स की बात करें तो ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं। तीसरा मैंने बताया कि रेर जो है वो स्पेशली प्रोटीन को फॉर्मेशन में मदद करता है क्योंकि राइबोसोम उसी के ऊपर आकर के चिपकते हैं या स्टोर होते हैं, तो वो राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाते हैं। एंड नेक्स्ट जो आपको मैंने बताया कि फैट या लिपिड की सिंथेसिस या स्टेरॉल की सिंथेसिस अगर होनी होगी जिसकी मदद से हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारा करता है शेर। एक मैंने स्पेशली बात इसमें मेंशन की है कि स्पर्म के हेड के ऊपर जो एक्रोसोम मौजूद है जो कि मदद करता है ओवम के अंदर या एग के अंदर इंटर करने में, फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको बनाने का काम हमारा शेर के द्वारा होता है। तो ये था आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला ऑर्गेनेल्स जिसका नाम था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर क्वेरी करें, जवाब दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपको आगे भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता जाए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो आप
आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पर लेक्चर, पर यूनिट, पर चैप्टर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हो सके तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।